वेदर के बारे में भी हो सकता है, आपका पर्टिकुलर जो पोम आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें वेदर के बारे में भी डिटेल्स हो सकता है, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग जो कविता की है वो डिटेल्स भी आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप लोग को सेटिंग्स में ये ध्यान देना है कि पोएट्री जो आप पर्टिकुलर पोम जो पढ़ रहे हैं उसमें इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या डिस्क्राइब की हैं, उसमें कौन सा टाइम डिस्क्राइब किया है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो ना, हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्पेस और टाइम ना हो साथ में, तो फिर वो भी आपको डिटरमिन करना है। इन केस दैट इज द केस, देन व्हाट टू डू, देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइम, देन दैट्स आल्सो फाइन। कुछ तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आप लोग को दिया होगा जो कि कोई तरह की सराउंडिंग आपको बताएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ली है, The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing fields. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो फ्री बर्ड है उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। उसकी सराउंडिंग में खूब सारे पेड़ हैं, हवा चल रही है, there's a breeze, there's winds, and these winds are soft. बहुत ही ज्यादा तेज हवा नहीं है बट सॉफ्ट ब्रीज है। ट्रीज हैं खूब सारे जो कि उस विंड की वजह से धीरे धीरे हिल रहे हैं, उनके हिलने की और विंड्स की आवाज आ रही है। अगला है, अगली जो लाइन्स है, बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। व्हाट वी सी हियर इज, यहाँ पर हमको एक ग्रेवयार्ड दिखाई दे रहा है, हमको ग्रेव ऑफ ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ सेटिंग क्या है? Setting is a cage. This cage has been compared to a graveyard. And the grave, ये किसकी grave है? ये उस cage bird की dreams की grave है। और जो cage bird की shadow है, it shouts on a nightmare scream. उसकी जो shadow है, it's like a nightmare. Next है theme. How to identify the theme. थीम मैंने आपको बताया था कि इस बारे में है ये कविता, क्या उसका क्या सीन है, आसपास का किस तरीके की बातें हो रही हैं, पोएट अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है, अल्टीमेट मेन आइडिया क्या है इसका। ये हुआ आपका थीम। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, ऑब्वियसली पूरी कविता पढ़ेंगे, ध्यान से पूरी कविता अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड है, मैंने ये चीज लिखी है कि मेन आइडिया लिटरल भी हो सकता है, फिगरेटिव भी हो सकता है। अब अगर आपको फर्स्ट क्लास याद हो, मैंने लिटरल और फिगरेटिव का मतलब समझाया था। लिटरली मतलब कि जो जैसा है वैसा ही है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था दिमाग खाना। लिटरल सेंस में इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान है वो उसने एक्चुअली में खोला आपका सिर और जो दिमाग था छुरी काटा लिया, तेल मसाले में तला, खा लिया। दैट इज लिटरल मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग दिमाग खाना मतलब कोई इंसान दूसरे को तंग कर रहा है, दैट इज अ फिगरेटिव मीनिंग। आई होप लिटरली और फिगरेटिवली में डिफरेंस क्लियर हो। इसके आगे हम लोग इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट है। अगला थीम में हम लोग को ये समझने की कोशिश करनी है कि पोएट एक्सप्रेस क्या करना चाहता है। व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू एक्सप्रेस, कहना क्या चाह रहा है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द थीम, the main idea and what the poet is trying to say. अब मैंने एग्जाम्पल दिया है केज बर्ड का। तो केज बर्ड में क्या हो रहा है, जो कविता है उसमें एक तो कंपैरिजन हो रहा है केज बर्ड में और फ्री बर्ड में। ये तो हमें लिटरल मीनिंग मिल गया, राइट। ये लिटरली हम लोग देखें उस कविता को, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब मुझे आप लोग 2 मिनट ले लो, सोचो कि फिगरेटिव मीनिंग क्या हो सकता है इसका। हम लोग फिगरेटिव भी देखें तो व्हाट इज द मीनिंग हियर। यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग जो हमको दिख रहा है वो ये है कि ह्यूमंस में भी कोई इंसान अगर चेन्ड है, बाउंड है, वो कितना दुखी है, और कोई इंसान फ्री है वो कितना खुश है। तो एक तरीके से फ्रीडम के बारे में बात हो रही है कि हाउ मच डज फ्रीडम मैटर। तो वो इंसान चेंज क्यों है। हो सकता है वो लाइफ में सोशल सिचुएशन की वजह से चेंज हो सकता है उसकी लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जो चेंज हो, जिसकी वजह से वो चेंज हो, या फिर हो सकता है सोसाइटी में कुछ
ऐसी बातें हों जिसकी वजह से वो चेंज हो। तो माया अंजलू के बारे में मैं एक बात बताती हूँ। ये शी इज अ ब्लैक वुमन इन अमेरिका। तो अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट में बहुत भेदभाव हुआ करता था। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी पूरी तरह से थिंग्स आर गुड, बट एनीवे ड्यूरिंग द टाइम शी यूज्ड टू राइट, वो इस भेदभाव को हाईलाइट करना चाहती थी। और क्या होता था, स्लेवरी वाज रैम्पेंट। स्लेवरी में जो ब्लैक्स होते थे, दीज ब्लैक्स दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। इनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था। तो ये बाउंडेड रहते थे और एक फ्री नहीं होते थे, वाइट्स फ्री होते थे। तो ब्लैक्स स्लेव्स से, जो स्लेव्स थे, इनको इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था, ह्यूमंस की तरह नहीं, बहुत ही क्रूरली उनके साथ बिहेव करते थे। तो दिस इज, अगर हम लोग उसकी लाइफ के बारे में, माया अंजलू की लाइफ के बारे में थोड़ा सोचे तो इस कविता का मीनिंग और ज्यादा उभर कर आता है, राइट। एक नया मीनिंग हम लोग को मिलता है। वो तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली डू अगर आपको ये पता है पोएट कौन है और ये पता है कि पोएट की लाइफ कैसी रही है। अब जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही कोई पोएट आए जिसके बारे में आप जानते हो। इन दैट केस हमको फिगरेटिव मीनिंग की कविता से ही निकालना होगा। सो मैंने जो यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग दिया है उसमें मैंने कुछ माया अंजलू की लाइफ के बारे में नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये देखा है कि कविता से मुझे क्या फिगरेटिव मीनिंग मिलता है। वंस अगेन लिटरली और फिगरेटिवली में फर्क मैं बता देती हूँ। मैंने दिमाग खाना ये वाला एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट क्लास में, जिसमें लिटरल मीनिंग इसका ये है कि एक्चुअल में आप दिमाग पका के खा रहे हो। फिगरेटिव मीनिंग ये है कि आप तंग कर रहे हो किसी को, इसलिए आप उसका दिमाग खा रहे हो, राइट। अगला है जो इसका अल्टीमेटली व्हाट इज द पोएम ट्राइंग टू से, ये भी मैंने थीम में डाला था। सो द पोएट यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी पोएम यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रही है, इट इज एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको टेक्स्ट के बाहर का थोड़ा सा मैंने माया अंजलू की लाइफ के बारे में बताया, तो इस पे आप और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं अभी, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसा। तो एग्जाम में सिर्फ पोएम के ऊपर बेस करके हमको इतना समझ आ रहा है कि फ्रीडम कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को बता रहा है। सो ये हम लोग को क्लियर हो रहा है। हाउ टू इंटरप्रेट अ पोएम, राइट। अगेन सबसे पहले जो स्टेप हमको करना वो यही है हर बार कि पोएम पूरी पढ़नी है और पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी है। पोएम अच्छी तरीके से एक बार रिपीट करनी है, ढंग से पढ़नी है। फिर सेकंड चीज हम लोग को इंटरप्रेट करने के लिए ये देखना है कि पोएट क्या कहना चाहता है, जिसने वो कविता लिखी है वो क्या कहना चाहता है। तीसरी चीज, उसके क्या ओपिनियंस है, उसके क्या विचार हैं जो भी कविता है उसके बारे में। चौथी चीज, अब हम बात करेंगे अपनी। अभी तक तो हमने बोला कि पोएट क्या कहना चाहता है, उसके क्या विचार है, उसके क्या ओपिनियंस है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, हमको क्या समझ आया उस कविता से, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, व्हाट डिड वी कंक्लूड फ्रॉम द पोएम, दैट इज नेक्स्ट। वो हमारी अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन वो निकल के आई है कि हमें क्या समझ आया। और इसके लिए एक चीज मैं बता दूं, जो भी इंटरप्रिटेशन होती है पोएट्री में, उसको कभी फेस वैल्यू पे नहीं लेते कि जो लिखा है वैसा है, ऐसा नहीं है। जो भी लिखा है हो सकता है उसका कोई अंदरूनी कोई डीपर मीनिंग हो, तो उसको डेप्थ में जाके फिगरेटिव सेंस में जाके लेना होता है। दिमाग खाना मतलब लिटरल मीनिंग में नहीं अटक जाना है, एक्चुअल में उसका डीपर मीनिंग क्या है वो समझना है, राइट। तो अभी मैं जल्दी से दूसरी स्लाइड्स ओपन करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्ले, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। उसके लिए आई जस्ट गेट द स्लाइड्स। तो अभी आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं जल्दी से 2 मिनट में वो स्लाइड्स खोलती हूँ। दैट इज द प्लॉट। कैरेक्टर, जो भी ड्रामा के अंदर जो लोग हैं, जो पात्र हैं, जिनको हम पात्र कहते हैं, वो होते हैं कैरेक्टर। डायलॉग, 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है उसको हम कहते हैं डायलॉग।
अच्छा, डायलॉग के साथ साथ मैं एक और चीज बता देती हूँ कि मोनोलॉग क्या है। डाई माने दो, मोनो यानी कि वन। अगर एक ही व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको कहेंगे मोनोलॉग। जैसे कि कोई बहुत ही फेमस पिक्चर का डायलॉग, आई डोंट नो आप लोग ने वो सुना है कि नहीं सुना, वो विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम समथिंग लाइक दैट, मेरा खुद का नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दिस इज दिस। वो पूरी मोनोलॉग है, क्योंकि वो पूरा एक ही डायलॉग है, जो एक ही कैरेक्टर, लंबा सा डायलॉग है जो एक कैरेक्टर बोलता है। मुझे नहीं पता वही वाला क्यों याद आया, कुछ रिसेंट कुछ क्यों नहीं याद आया, बट वो बहुत फेमस एक मोनोलॉग है। उसके अलावा चलिए खैर अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा है, बट आई होप डायलॉग और मोनोलॉग के बीच का फर्क आप लोग को क्लियर हो जाएगा। नहीं भी हुआ है तो हमारा जो प्ले है क्रॉसिंग द रिवर, इट इज अ मोनोलॉग, बिकॉज एक जो उसमें हमारी स्त्री है, जो एक वुमन है, वो काफी अपना उसके खुद के काफी लंबी लंबी स्पीचेस हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ मोनोलॉग्स। नेक्स्ट इज सेटिंग। अगेन सेटिंग, जैसे पोएम में सेटिंग थी, पोइट्री में सेटिंग थी, वैसे ही ड्रामा में सेटिंग होगी। टाइम एंड प्लेस इन विच द इवेंट्स आर हैपनिंग। इवेंट्स कब हो रहे हैं, तो सब लोग को जगह बताइए है कि क्या पता पेरिस में कोई प्ले है, पेरिस में इवेंट्स हो रहे हैं इसके, क्या पता कि हमारे दिल्ली में हो रहे हैं इवेंट्स, क्या पता किसी गांव में हो रहे हैं इवेंट्स, जो भी इवेंट्स प्ले के हिस्सा है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले इज एक्चुअल में वो प्ले परफॉर्म करना, इनैक्ट करना, दिखाना वो प्ले, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। इससे पहले वाला शायद रह गया। राइट, दो तीन चीजें जो मैंने नहीं बताई है वो ये हैं इफेक्ट्स के बारे में। अब जरूरी नहीं कि हर प्ले में आपको कोई ना कोई इफेक्ट दिखे, साउंड इफेक्ट, डांस, हर प्ले में जरूरी नहीं है डांस को, म्यूजिक को, ज्यादातर प्लेस में होता है। तो ये देखना कि उस म्यूजिक का क्या इफेक्ट हो रहा है, वो म्यूजिक क्यों जरूरी है, क्यों उस प्ले का पार्ट है, या कुछ स्टेज पे कुछ प्रॉप्स रखे हैं, प्रॉप्स मतलब कि कुछ भी आइटम्स डेली यूज के, या कुछ भी आइटम्स सबको स्टेज पे दिए हैं एक्टर्स के अलावा, वो क्यों दिए हैं, कोई विजुअल इफेक्ट्स हैं वो क्यों हैं, क्या हैं। These are all parts of understanding drama. अच्छा, हमारे जो prescribed recommended reading है, suggested reading है, वो है Crossing the River by Ambai. Ambai is the pseudonym of the writer. अब इसमें Crossing the River जो है, ये एक ही एक्ट का प्ले है। प्ले के कई सारे एक्ट होते हैं, कई सारे एक्ट में क्या होता है, एक एक्ट खत्म होने के बाद पर्दा गिरता है, फिर दोबारा खुलता है, दोबारा अगला एक्ट शुरू होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पर्दा नहीं गिरेगा। इसमें एक बार पर्दा खुलेगा, पूरा का पूरा सीन होगा, एक लंबा सा सीन होगा, और फिर ही सीन खत्म होने के बाद, पूरा प्ले खत्म होने के बाद तब पर्दा गिरेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं वन एक्ट प्ले। ये तमिल भाषा में लिखा था, इट वॉज रिटन इन तमिल, और ये 2000 में लिखा था। सो इट्स 20-year-old प्ले, 20 साल पहले ये प्ले लिखा गया था। इसमें क्या होता है, इस प्ले में देयर इज जस्ट वन एक्टर, जो कि पूरे स्टेज पे सिर्फ एक ही एक्टर है, और उसके पीछे एक व्हाइट कलर की स्क्रीन लगाई हुई है, उसका बैकग्राउंड में क्या है, सिर्फ एक व्हाइट कलर की स्क्रीन। दिस इज एन इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग आप लोग समझ गए, मोनोलॉग इज सिर्फ कोई एक लंबी सी स्पीच एक पर्टिकुलर एक्टर या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे रहा है। इंटीरियर मतलब उसके मन की बात, जो उसके मन ही मन में जो स्पीच चल रही है, दैट इज द इंटीरियर मोनोलॉग। अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ बता दी है, लेकिन ये शुरुआत में हम लोग को प्ले में नहीं बताई जाएगी, जो अगली चीज मैं बताने जा रही हूँ। दिस इज सीता स्टोरी revisited to bring the woman's viewpoint to the forefront। यानी कि हम जो प्ले हम लोग ने पढ़ा है, हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें किसकी कहानी बताई है, हमारी सीता माँ की कहानी बताई है, और ये एक वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नजरिए से दिखाया है। ये चीज हम लोग को प्ले में भी बाद में बताई जाएगी, क्योंकि प्ले में डायरेक्टली हम जब वुमन से मिलेंगे, वो डायरेक्टली हमको ये नहीं बताएगी कि वो सीता है, वो बाद में हमको बताएगी। एनीवे, इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक एंड मेटाफोरिकल लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसमें हम लोग को दिखाया है कि
कितने ही सारे विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब इनजस्टिस और सप्रेशन, किसी को झुका देना, किसी के साथ गलत करना, अनजस्ट होना, इनजस्टिस करना, दैट इज ऑल ऑपरेशन। तो उसके विक्टिम्स को दर्शाया है सीता के थ्रू सीता, वाया सीता। Okay, let's begin with the play. Let's a bare stage। यहाँ पे मैंने क्या किया है, और आई थिंक आपकी किताब में भी यही हो रखा है, यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पूरे प्ले को। और ये सेक्शंस कैसे डिवाइड किए, ये तो है ना स्टेज डायरेक्शंस। शुरुआत में ये जो स्टेज डायरेक्शंस है, यहाँ पे ये जो स्टेज डायरेक्शंस है, हर स्टेज डायरेक्शन के हिसाब से इनको सेक्शंस में डिवाइड किया। तो जो पहला सेक्शन है, ऐसा कुछ भी प्ले में नहीं है, ये हम लोग ने आपको समझाने के लिए डिवाइड किया। सो स्टेज डायरेक्शन अब हमेशा ब्रैकेट में होती है, ज्यादातर टाइम्स इनको इटैलिक्स में भी लिखते हैं। Now stage direction, a bare stage, a white screen on the wall facing the audience. Before the screen stands a woman in black, showing her back to the audience. Her head is bent low, her hands hang low, light from above falls on her. The rest of the stage is in darkness. She speaks slowly. So now हमको stage direction में ये बताए stage कैसा दिखता है। ये प्ले स्टेज डायरेक्शन से शुरू होता है। ऐसा क्यों? स्टेज डायरेक्शन हमें क्यों दिए? सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए ताकि रीडर को समझ आ सके कि सीन कैसा दिख रहा है। अभी तो हम ये प्ले अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, अभी हम अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं। सो गिविंग स्टेज डायरेक्शन विल हेल्प द रीडर्स टू अंडरस्टैंड कि सीन की सेटिंग क्या है एंड हाउ द कैरेक्टर्स आर मूविंग अबाउट ऑन स्टेज, और कैरेक्टर्स किस तरह स्टेज पे इधर उधर घूम रहे हैं। दूसरा, एक तरीके से ये एक्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए एक तरीके की गाइडलाइन बन गई कि आपको इस तरह करना है, स्टेज पे प्ले इस तरह प्रोसीड करेगा। सो अभी ये जो डायलॉग है, ये जो वुमन खड़ी है वहां पर स्टेज पर, ये वुमन खड़ी है, उसके पीछे एक व्हाइट कलर की स्क्रीन है और वुमन उस स्क्रीन की तरफ फेस किया हुआ है, ऑडियंस को अपना बैक दिखा रही है और उस स्क्रीन को देख रही है। तो अब वो बोलती है, once again there is a river before me, straddling the moon's rays and flowing slowly, a clear river, revealing the sands beneath, an open river, a river that reveals and hides, hiding the scratch of holes to flowers that have touched dead bodies, hiding the fury that bursts and destroys trees, plants, shelters and lives, a river that hides। तो क्या कह रही है ये औरत जो खड़ी है, कह रही है एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने एक रिवर है जिसमें एक माँ की तरह क्रैडलिंग, मतलब लाइक अ मदर होल्ड्स फॉर बेबी, उस तरह उसने चंद्रमा की जो रेज है उसको पकड़ रखा है और धीमे धीमे चलती जा रही है। एक क्लियर रिवर है, यानी कि बहुत गंदी नहीं है, पॉल्यूटेड रिवर नहीं है, और इसमें अंदर जो सैंड है वो तक हमको दिखाई दे रही है। ये इस तरह की रिवर है जो रिवील भी करती है, हाइड भी करती है। अभी हाइड क्या कर रही है, ये ओर्स जो हैं, ओर्स होता है जो शिप के कोने होते हैं, वो हाइड कर रही है। कुछ फ्लावर्स हैं, कई बार हम लोग उन फ्लावर्स को जो कि डेड बॉडीज पे चढ़ा गए उनको हम कहते हैं गंगा में बहा दो, गन्ना में बहा दो, तो ये उन फ्लावर्स को भी हाइड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये क्या हाइड करेगी, फ्यूरी हाइड करेगी। फ्यूरी मतलब बहुत जोर का गुस्सा, वो गुस्सा इसके अंदर दबा हुआ है। तो किस तरह का गुस्सा है, ये ऐसा गुस्सा है जब ये गुस्सा बाहर निकलता है तो ये पेड़ पौधे घर जिंदगियां सब बर्बाद कर देगा, सब तबाह कर देगा। ये उस तरह की रिवर है। तो पहली चीज जो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिख रही है वो ये है, वी डोंट नो हू दिस वुमन। वो तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सीता है, लेकिन हम लोग को अभी तक कहीं से भी ये इंडिकेशन नहीं मिला है कि ये औरत कौन है जो ये बात कर रही है। सेकंड, look at the kind of language that is used to describe this woman.
her head is bent low, her hand hangs low. इस तरह की लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि ये बहुत ही दुखी वुमन है, बहुत ही हारी हुई, जिंदगी में हारी हुई, होपलेस सी कंडीशन में है ये वुमन। इस तरह की लैंग्वेज में हुई, हेड इज हैंगिंग लो, ऑल ऑफ दिस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन सी। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है? हम लोग को इतना समझ आ गया कि ये रिवर की बात कर रही है, बोल रहे मेरी आंखों के सामने रिवर है, तो ऑडियंस को क्या इमेजिन करना है कि ये जो वाइट कलर की स्क्रीन लगाई है ये कोई रिवर है हमारी आंखों के सामने। दिस इज समथिंग दैट द ऑडियंस नीड्स टू इमेजिन। सो यहाँ पे क्या है, रिवर ने भी मेटाफोरिकल मीनिंग अज्यूम करी है। रिमेंबर मेटाफोर मैंने बताया था, मेटाफोर क्या है? दो बहुत ही अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, और वो कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। हमको डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि रिवर ऐसी है, रिवर वैसी है, हमको खुद वो अज्यूम करना है, खुद वो निकालना है वो मेटाफोर। तो क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? रिवर को एक तरीके से लाइफ की तरह है। इसमें क्या है, कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं, कुछ चीजें बहुत हिडन है। सो रिवर यूजुअली भी लाइफ को ही माना जाता है। इट्स कंसिडर्ड यूजुअली अ मेटाफोर फॉर लाइफ, और यही रिवर एक तरीके से इट्स ऑल्सो मेटाफोर फॉर द वुमन। और खुद वुमन के रिलेशन में भी देखो, दोनों ही बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं। वुमन की जो स्पीच है वो भी यही लिखा है कि शी स्पीक्स स्लोली, और रिवर के लिए भी यही लिखा है कि इट इज ऑल्सो फ्लोइंग वेरी स्लोली। लेकिन ये जो स्लो है, इसके अंदर, इसके भीतर बहुत सारा एंगर छुपा है, और ये एंगर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दिस एंगर इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इनके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह छुपा हुआ है। बाहर से ये दोनों काम है, लेकिन इनसाइड व्हाट इज देयर? देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। हमको इस औरत में दिखाई दे रहा है, शी इज वेरी पेन्ड बिकॉज शी हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इनजस्टिस। वो बहुत सारे अत्याचारों से, क्रूरता से गुजर चुकी है। अब कुछ क्वेश्चंस कि ये प्ले कैसे शुरुआत होती है इस प्ले की, आई होप कि क्लियर हो जाए। कितने कैरेक्टर्स हैं इस समय स्टेज पर? एक कैरेक्टर है, और वाइट स्क्रीन का क्या मतलब है? ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जाम में अगर आपको प्ले आए तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद ही अपने दिमाग में बना के आंसर कर सकें। सेक्शन 2, तो ये पूछते हैं कि किस तरह की रिवर है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा? व्हाट डज इट मैटर व्हिच रिवर इट इज? क्या फर्क पड़ता है कौन सी रिवर? इट इज अ रिवर विद बैंक्स ऑन टू साइड्स ऑफ इट. It is a river that shows the other bank. It is a river stretched like a snake. ये ऐसी रिवर है जिसके दोनों साइड हम लोग को जो रिवर के साइड में जो बैंक्स होते हैं, जो इरिगेटेड वेव का बीच का जो होता है, वो हमको दिख रहा है. ये स्नेक की तरह, नागिन की तरह बह रही है, स्ट्रेच है उस तरीके से. एक दूर दूर की जगहों तक ले जाने के लिए, दिखाने के लिए ये सक्षम है. माउंटेन टॉप्स, डेंस फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, ये सब उन प्लेसेस को दिखा रही है. फिर ब्रैकेट में जो भी चीज आपको दी है वो भी स्पेशली आइटैलिसाइज करके इटैलिक्स में जो दी है वो आपकी है स्टेज डायरेक्शन. शी वॉक्स थ्रू द फ्रंट, यानी कि शी कौन है? वो जो औरत है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती है. आई हैव कम अ लॉन्ग वे. आपको अपनी बात करी कि मैं बहुत आगे आई थ्रू फॉरेस्ट. मैं जंगलों से बहुत आगे, जंगलों में चलते चलते जंगलों में बहुत आगे आई हूँ. विद लीव्स whispering in the wind, breeze caressing my face, touching my hair. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? अगेन वही चीज है कि ब्रीज इसको अपने ये बता रही है कि शी कैन फील द ब्रीज ऑन हर फेस. शी कैन फील उसकी इतनी तेज हवा चल रही है कि हर हेयर इज ऑल्सो